नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। शिक्षा मनोविज्ञान मॉडल टेस्ट सीरीज में ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। तो आइए बिना समय गंवाए टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन किसने दिया है? काफ़ी प्रसिद्ध कोटेशन है ये। किसका दिया हुआ है बताएं? स्किनर, वाटसन, क्रो एंड क्रो या गुड एनफ? सही जवाब तक आप पहुंच गए होंगे। देखिए, स्किनर जो है अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिया है इन्होंने। वाटसन व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवाद के जनक है। क्रो एंड क्रो, और अंतिम अपना ऑप्शन है गुड एनफ। श्रीमती गुड एनफ ये फीमेल है। इन्होंने ही कहा था कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। तो सही जवाब होगा गुड एनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का सही गुरु शिष्य क्रम बताइए। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों ही यूनानी दार्शनिक है। ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में ये हुए हैं। तो इनका सही क्रम बताना है गुरु शिष्य का। तीनों आपस में गुरु शिष्य हैं ये। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पढ़ा होगा आपने ज़रूर ये। सही आंसर होगा हमारा सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। यानी ऊपर जो सीरीज लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है। नीचे ऑप्शन में आपको देखनी है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु से ही हम मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से। और इन्होंने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना वो पसंद करता है। ये अरस्तु का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिंतक ने विद्यालय को एक बाजारू व्यवस्था बता दिया? विद्यालय को तो एक बाजारू व्यवस्था कह दिया, ऐसा कौन सा चिंतक है? जॉन डीवी। जॉन डीवी जो कि प्रयोजनवाद के जनक है, किलपैट्रिक के गुरु हैं। पावले फ्रेर ये भी एक शिक्षाविद हैं। इवान इलियच ये भी शिक्षाविद है। रूसो जो कि प्रकृतिवाद के जनक है। एमिल पुस्तक के लेखक हैं, प्रकृतिवादी हैं। कहा है बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो सही आंसर हमारा होगा इसमें इवान इलियच। डी स्कूलिंग सोसाइटी नाम से इनकी पुस्तक है इवान इलियच की। बीएड लेवल पर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में ज़रूर। डी स्कूलिंग सोसाइटी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने विद्यालय के बारे में काफ़ी कुछ कहा है कि विद्यालय जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए, ये तो एक बाजारू संस्था है। एक दुकान की संज्ञा इन्होंने दी है, एक बाजार बताया है, इसे व्यवसाय का जरिया बताया है। तो इन्होंने विद्यालय का स्पष्ट विरोध किया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षा को बार बार देता है, हर बार उसके अंक समान रहते हैं, तो परीक्षा का गुण क्या कहलाएगा? यानी कि परीक्षार्थी के अंक समान आ रहे हैं, एक समान आ रहे हैं अंक उसके परीक्षा में, बार बार एक ही परीक्षा वो दे रहा है तो भी, तो इसका मतलब वो परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठता वाली है। वो परीक्षण जो है वो कैसा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी ऑप्शनल टेस्ट जो आप देते हैं ओएमआर सीट में वो है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ आपको, व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ ये दोनों तो एक ही संप्रत्यय है, दो शब्द अलग अलग हैं। व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ का मतलब ये है कि जब परीक्षण को जांचा जाए तो उस परीक्षण पर जो जांच करता है उसका प्रभाव पड़ जाए। जैसे आप बीए एमए के एग्ज़ाम देते हैं तो उन एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि आपके नंबर कई बार कम आते हैं, कई बार आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। कम लिखने पर भी ज़्यादा आते हैं, कई बार ज़्यादा लिखने पर भी कम आते हैं। अच्छा लिखने पे भी कम आते हैं, कई बार बुरा लिखने पे ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ परीक्षण है। आप जो कॉपी में लिख के आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी कॉपी जांच कर रहा है उसके मूड पर भी डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। यानी कि उसका प्रभाव उस परीक्षण पर पड़ रहा है, उन परिणाम पर उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए इसे, इन परीक्षणों को व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। लेकिन जो आप ओएमआर सीट कंपटीशन एग्जाम में देते हैं, भरते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आप करते हैं, वो सारे वस्तुनिष्ठ परीक्षा गुण हैं। यानी उनमें बिल्कुल वस्तुनिष्ठता है, बिल्कुल भी उसमें किसी व्यक्ति का विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही आंसर होगा हमारा वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत वर्तमान में किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश 25% प्राइवेट स्कूलों में, निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है? तो ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई है वर्तमान में? वर्तमान की बात कर रहे हैं ये। वर्तमान में नियम में बदलाव हुआ है। अगर आपने पढ़ा है आरटी एक्ट, अभी वर्तमान में जो नया प्रोस्पेक्टिव इनका आया है आरटी वेबसाइट पर, अगर वो आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस बार जो 25% सीटों पर प्रवेश दिया गया है
वो विद्यालय की प्रथम कक्षा में प्रवेश दिया गया है। यानी प्राइवेट स्कूल में आपने देखा होगा कि पहली क्लास फर्स्ट क्लास जो है उससे पहले LKG UKG क्लासें चलती है। तो पहले तो RT एक्ट में पिछले साल तो ये था कि आप जो प्रवेश होता था प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे का LKG या UKG में होता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, LKG UKG में प्रवेश ना लेके बल्कि स्कूल के फर्स्ट क्लास जो है उसमें बच्चे का प्रवेश हुआ है 25% फ्री का। तो ये पहला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, विद्यालय की प्रथम कक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का विषय है। क्रियात्मक अनुसंधान पहले भी पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में, जो कि एक विद्यालय व्यवस्था एक संस्था से संबंधित है। शिक्षकों के द्वारा विद्यालय की जो भी समस्याएं हैं, बालकों की समस्याएं हैं, उपकरणों की समस्याएं हैं या विद्यालय व्यवस्था से संबंधित कोई समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें विषय देखिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने की युक्तियाँ। जी हाँ, पिछड़े बालकों की समस्याओं को भी दूर किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, और विद्यालय संगठन और मूल्यांकन की समस्याओं को भी दूर किया जाता है। तो इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ये सभी विषय जो है क्रियात्मक अनुसंधान के विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि व विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है? अभिवृद्धि और विकास की बात हो रही है और असत्य कथन आपको इसमें से छांटना है। विकास लंबवत प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, विकास के सभी आयाम आपस में संबंधित है, विकास व अभिवृद्धि आपस बालक की व्यक्तिकता के अनुरूप होता है। विकास व अभिवृद्धि बालक की व्यक्तिकता के अनुरूप होता है, बिल्कुल सही है, ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक की हर बालक व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है बालकों में, तो उनमें अभिवृद्धि और विकास भी उनकी भिन्नताओं के अनुसार ही होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमें तो असत्य बताना है, तो ये तो सत्य है। विकास के सभी आयाम आपस में संबंधित है, बिल्कुल सही है। किसी एक पक्ष का विकास नहीं होता है, सभी पक्षों का विकास होता है बालक का। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, ये भी सही है बिल्कुल, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, ये गुण है विकास का। विकास लंबवत प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा, विकास लंबवत प्रक्रिया नहीं है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, तो लंबवत प्रक्रिया नहीं होगी, तो यही कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में कौन सा अशाब्दिक है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी एक साथ कई लोगों का जब बुद्धि परीक्षण किया जाए तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और अशाब्दिक की बात हो रही है तो अशाब्दिक परीक्षण वहाँ किया जाता है जहाँ पर सामने वाला व्यक्ति क्या हो, अनपढ़ हो, निरक्षर हो, वहाँ पर अशाब्दिक परीक्षण किया जाता है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। तो आर्मी अल्फ़ा, आर्मी बीटा, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या कोई नहीं? तो देखिए थेमेटिक TAT, ये तो थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है जो कि अंतर्बोध कथा परीक्षण इसको कहा जाता है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो व्यक्तित्व निर्धारण का टेस्ट है, सामूहिक बुद्धि का टेस्ट नहीं है ये, पहली बात तो। आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा इन दोनों में से एक होगा। तो देखिए आर्मी अल्फ़ा जो टेस्ट है ये तो आपका कैसा है, शाब्दिक है, और आर्मी बीटा जो है ये आपका अशाब्दिक है। क्यों? क्योंकि आर्मी अल्फ़ा टेस्ट में जो है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे उन पर ये किया जाता है, और आर्मी बीटा जो आर्मी के टेस्ट हैं ये, क्योंकि जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय तेज़ी से क्या है कि सरकारों को भर्ती करनी थी आर्मी में कर्मचारियों की, फौजियों की, तो जल्दबाजी में वो क्या है कि जो निरक्षर थे उनको भी उन्होंने उस वैकेंसी में भर्ती में शामिल कर लिया था क्योंकि आवश्यकता थी सैनिकों की। तो उस समय उन्होंने 2 मनोवैज्ञानिक ये परीक्षण बनवाए थे, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा। तो इसमें बीटा के द्वारा क्या किया इन्होंने, जो अनपढ़ सैनिक थे उनको अशाब्दिक टेस्ट दिया गया और उनके मानसिक बुद्धि का जो मापन है वो कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? संवेगों का तीव्र प्रवाह, त्रुटिपूर्ण वाक्य शैली, शब्द भंडार का पर्याप्त होना या घर का दूषित वातावरण? ये घर का दूषित वातावरण का कोई लेना देना नहीं है। शब्द भंडार पर्याप्त भी कोई नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर बच्चे को बोलना आ गया है तो शब्द भंडार उसके पर्याप्त नहीं हो सकते, अथाह हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं शब्द भंडार। तो त्रुटिपूर्ण वाक्य शैली ये भी नहीं है, कोई वाक्य शैली ऐसी त्रुटिपूर्ण नहीं होती है। बालक परिवार में समाज में रह करके सीखता है लगातार भाषा को और विचारों को व्यक्त करता है। तो सही जवाब होगा इसका संवेगों का तीव्र प्रवाह। ऐसे बालक जो सामूहिक रूप से अपने विचारों को तीव्र गति से
इस अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं, हकलाने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत है, किसने दिया है बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने तो अधिगम का सिद्धांत दिया है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जिसे कहा जाता है एसआर थ्योरी भी उसे कहते हैं। गिलफोर्ड, थॉमसन या अल्फ्रेड बीने ने जो है बुद्धि का सिद्धांत दिया है, एक तत्व का सिद्धांत दिया है। गिलफोर्ड जो है इन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थॉमसन ने दिया है बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि है, यानी जिसे मापा जा सकता है, ऐसी कौन सी विधि है? अभिरुचि, बिल्कुल अभिरुचि याद की जाती है, बच्चों के लिए इंटरेस्ट टेस्ट तैयार किए जाते हैं जिनसे उनका इंटरेस्ट देखा जाता है किस विषय में है। व्यक्तित्व परीक्षण भी है बहुत सारे, हरमन रोरशा, शाही डब्बा है, टेट है, कैट है, ये सारे व्यक्तित्व को मापने के परीक्षण हैं। बुद्धि परीक्षण भी हैं बहुत सारे हैं। इंटेलिजेंसी टेस्ट कई तरह के हैं जिनसे बुद्धि मापी जाती है। तो अंत में रह गया साक्षात्कार कोई परीक्षण नहीं है, ये कोई प्रमापीकृत विधि नहीं है। साक्षात्कार तो आमने सामने बैठ करके और सवाल जवाब करना साक्षात्कार है। तो यही इसका सही आंसर होगा। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं, बड़ा आसान सवाल है, सभी को पता है, किशोरावस्था से संबंधित है। और ये एडोलसेंस पुस्तक जो है किसने लिखी है? बिल्कुल सही जवाब आपका स्टैनली हॉल। तूफान, तनाव, द्वंद्व की अवस्था का है इन्होंने, स्टैनली हॉल ने अपनी इस पुस्तक में, एडोलसेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार कितने बताए हैं? देखें, 5, 4, 3, 2 कितने बताए हैं? बुद्धि मापन के लिए हालांकि थॉर्नडाइक ने प्रयास भी किया था लेकिन विफल हो गए थे। 1890 में इन्होंने एक प्रयास किया था, बीने और इनसे पहले, लेकिन असफल हो गए थे, यांत्रिक होने के कारण, उपयोग यांत्रिक था इनका। लेकिन इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, कितने बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक निम्न में से कौन सा विकास शैशवावस्था में नहीं होता? कौन सा विकास है जो बालक का शैशवावस्था में नहीं होता? शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था है। तो देखिए, मूर्त चिंतन, सामयिक विकास, गामक विकास या उपयुक्त सभी नहीं होगा। गामक विकास शैशवावस्था में होता है। गामक यानी गतिशील विकास, बालक अपने अंगों के संचालन के द्वारा, है ना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो गामक विकास होगा। सामयिक विकास भी होगा, संवेगों के माध्यम से, रो करके, चीख करके, थोड़ी सी डांट लगाने से, चेहरा हाव भाव देख कर डर जाना, आंखें निकालना, इस तरह के वो सामयिक व्यवहार करता है, तो सामयिक विकास भी उसका होता है। मूर्त चिंतन बालक में नहीं होता। मूर्त चिंतन जो है वो बालक का बाल्यावस्था की विशेषता है, मूर्त चिंतन, और किशोरावस्था में वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो यही इसका सही आंसर है, मूर्त चिंतन। तेज प्रकाश को देखकर आंखों को बार बार बंद करना किस प्रकार का व्यवहार है? तेज प्रकाश को देखा तो आंखें बंद हो रही है बार बार, तो ये किस प्रकार का व्यवहार है? प्रतिक्रियात्मक है, अनुक्रिया व्यवहार है, आकस्मिक है या अनुबंधित है? देखिए, अनुबंधित नहीं हो सकता। अनुबंधित किसने बताया था? पावलो के कुत्ते वाला व्यवहार जो था वो अनुबंधित था। घंटी को देख करके उसके मुंह से राल आने लगती थी, वो अनुबंध स्थापित हो गया था उसका घंटी के साथ में। तो ये ऑप्शन गलत है। आकस्मिक व्यवहार भी नहीं है। अनुक्रिया व्यवहार और प्रतिक्रिया व्यवहार, ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से एक होगा। देखिए, और दोनों ही शब्द बड़े नज़दीकी शब्द हैं, समझने में भी दिक्कत होती है। तो देखें, इसको जाने थोड़ा सा। प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया का तात्पर्य है क्रिया के बदले कोई दूसरी क्रिया की जाए, उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। कोई क्रिया हुई और उसके अपोजिट में दूसरी क्रिया होगी। किसी ने थप्पड़ मारा, आपके ऊपर हाथ उठाया और आपने वापस उसके गाल पे एक तमाचा जड़ दिया, तो ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। और अनुक्रिया व्यवहार क्या होता है? अनुक्रिया व्यवहार का तात्पर्य है कि किसी उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया, यानी सामने कोई उद्दीपक है और उसके प्रति कोई क्रिया कर रहे हो आप, तो वो अनुक्रिया व्यवहार कहलाता है। तो तेज प्रकाश, ये क्या हुआ? उद्दीपक का काम किया इसने और इसकी वजह से बार बार आंखें बंद हो गई, तो ये क्रिया की गई, तो ये क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी, अनुक्रिया व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता, इसका कारण क्या है? प्रभाव का अभाव है, तत्परता का है या संतोष का अभाव है? ये थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं जो यहाँ पर आपको सामने दिख रहे हैं। तो घोड़ा पानी नहीं पी रहा, आप ज़बरदस्ती उसे नहीं पिला सकते, बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए क्या नहीं है?
तत्पर नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। तत्परता का अभाव है। जब तक बालक तत्पर नहीं होगा वो सीख नहीं पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले बालक को तत्पर करना होगा, तभी वो अधिगम अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्रायड से संबंधित संप्रदाय है। सिगमंड फ्रायड ही मनोविश्लेषणवाद के जनक कहलाते हैं। और जो है इनके शिष्य थे एडलर और जुंग, तो ये दोनों तो है मनोविश्लेषणवादी। अन्ना फ्रायड जो कि सिगमंड फ्रायड की कौन थी, बेटी थी, इन्होंने भी जो है अन्ना फ्रायड जो है इन्होंने भी सिगमंड फ्रायड के साथ काम किया था मनोविश्लेषणवाद के ऊपर। तो ये तीनों तो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से संबंधित है। अंतिम ऑप्शन है हमारा कोहलर, वोल्फगांग कोहलर, जिन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवादी है ये, मैक्स वर्दीमर और कुर्फ कोफका के साथ इन्होंने काम किया था। और समग्र का कृतिवाद यानी गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित है ये कौन, कोहलर। तो यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी परीक्षा का दोष है। बहुविकल्पी, बहुत सी विकल्प जब सामने होते हैं तो इस परीक्षा का कोई दोष भी है। क्या दोष है? छात्रों की मौलिक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। सही बात है, मौलिकता खत्म हो जाती है, यानी मूल रूप से वो अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते। इसमें विकल्प होते हैं, एक विकल्प को टिक करना होता है, अब अपने विचार वो कहाँ प्रकट करे। तो ये ऑप्शन सही है। छात्रों की सृजनशीलता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। बिल्कुल सही, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। वो 4 गोले हैं, चारों में से एक को काला करना है, क्या क्रिएटिविटी दिखाएंगे बताओ? तो ये भी सही है। छात्रों की भाषागत शैली का प्रदर्शन व मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता। ये भी सही है, भाषागत शैली का मालूम ही नहीं चलेगा क्या शैली उनमें भाषा से संबंधित, वो किस तरह से लिख पाएंगे, लिखने की कला उनमें शैली है या नहीं है, नहीं पता चलेगा। और प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे वो अपनी शैली का, और मूल्यांकन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है। प्रारंभिक शिक्षा का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में 1 से 5 तक की कक्षा आती है। यही है प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी क्लास जिसको हम बोलते हैं। अपर प्राइमरी 6 से 8 तक हो जाती है। लेकिन आरटी एक्ट में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें बालक है, प्रारंभिक शिक्षा है। तो प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है, तो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की बात की गई है, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करता है, इसलिए 8वीं कक्षा तक ये बात करता है, इसीलिए 1 से 8 तक ऑप्शन इसका सही होगा। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार देवत्व अवस्था कौन सी है? देवत्व, देवता के समान ऐसी अवस्था कौन सी है? अहम, परम अहम, इदम या कोई नहीं? इड, ईगो, सुपर ईगो हैं। इदम जो है वो आपका इड है, और आपका अहम जो है वो क्या है? ईगो है। और परम अहम क्या है? परम अहम जो है वो आपका सुपर ईगो है। तो इड, ईगो, सुपर ईगो की अवस्था है, ये मनोविश्लेषणवादियों ने बताई है। तो देवत्व अवस्था कौन सी है? देवत्व अवस्था जो है इसमें कौन सी होती है? आपकी परम अहम की अवस्था देवत्व अवस्था कहलाती है। इसका आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा कि आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, आपको बगीचे में आम दिखे, आपका मन किया कि मैं आम चुरा के खा लूँ, तो ये आपका किसने कहा? ये इदम, आपके भीतर जो इड है, इदम, वो जागृत हुआ और उसने कहा कि चलो चलो खा लेते हैं, मीठे आम हैं, बहुत अच्छे हैं, रसदार है, मज़ा आएगा खाने में। तो आपके इदम ने कहा, हो आपको प्रेरित किया इदम ने, और तुरंत आपके अहम ने कहा कह रहे नहीं, कहीं उसने माली ने देख लिया तो, या इस बगीचे का मालिक अगर आ गया तो वहाँ आपका अहम जाग गया। और फिर अंत में जब आप अहम और इदम के कश्मकश में, द्वंद्व में चल रहे थे कि तोड़ें या नहीं तोड़ें, तभी आपके परम अहम ने देवत्व अवस्था की बात कर दी, कह दिया कि नहीं, चोरी करना पाप है, ये ठीक नहीं है, ये काम हमें शोभा नहीं देता। तो यही है देवत्व की अवस्था, जिसे हम परम अहम या सुपर ईगो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट के अनुसार किसी छात्र के कितने दिवस तक विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर उसका नाम काटा जा सकता है? कितने दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहेगा तो आप उसका नाम हटा सकते हो विद्यालय के रजिस्टर से। 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, पृथक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, पृथक कर सकते हैं आप बिल्कुल। तो कितने दिन होंगे? बिल्कुल सही, 45 दिन। यदि 45 दिन तक बच्चा, 1.5 माह तक बच्चा अनुपस्थित रहता है, तो विद्यालय से उसका नाम जो है पृथक किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बालक शब्द से क्या तात्पर्य है? लो, ये बालक शब्द भी आ गया। अब बालक और बालिका दोनों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर केवल आरटी एक्ट में आगे ही दे दिया गया है, शब्दावली में बालक शब्द लिख दिया है। बालक शब्द से तात्पर्य क्या है? सभी बालक बालिकाएं, केवल 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं, केवल बालक 14 वर्ष तक के, या 12 वर्ष तक के बालक बालिकाएं? तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? केवल 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाएं। तो बालक शब्द में केवल बालक नहीं है, बल्कि बालक और बालिकाएं दोनों शामिल है। क्योंकि ये बार बार ना लिखना पड़े बालक बालिकाएं, इसलिए शब्दावली में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ कहीं भी बालक लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं इसका तात्पर्य केवल बालक नहीं है, बल्कि बालक और बालिकाएं दोनों इसमें शामिल है। और कौन से? केवल 14 वर्ष तक के, इससे ऊपर के नहीं होने चाहिए और इससे कम के भी। इससे कम के तो हैं ही, लेकिन 14 वर्ष से ऊपर के नहीं होने चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष से ऊपर अगर बालक हैं तो इसका मतलब वो फिर प्रौढ़ शिक्षा में जाएंगे, वो आरटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। 14 वर्ष तक के हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? आरटी एक्ट के तहत आएंगे और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के वो अधिकारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं। समाजमिति हरमन रोरशा? नहीं, ये तो हरमन रोरशा तो शाही धब्बा परीक्षण दिया है इन्होंने। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। 10 कार्ड थे जिनको देख करके इन्होंने व्यक्तित्व का पता ये करते थे। लियोपोल्ड बेलक जिन्होंने कि कैट परीक्षण बनाया था, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, बालकों के लिए अंतर्बोध परीक्षण। 10 कार्ड होते हैं इसमें भी। स्किनर नहीं है, तो अधिगम से संबंधित है, तो अंतिम हमारा ऑप्शन बच गया JL मोरेनो। इन्होंने ही समाजविति विधि दी थी और एक सोशियोग्राम बनाया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने कई सारे व्यक्ति ABCD के माध्यम से दिखाए थे और कहा था कि A जो है वो B को पसंद करता है, C जो है वो भी B को पसंद करता है, और E जो है वो A को पसंद करता है, C जो है वो भी A को पसंद करता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि सबसे अधिक समाज में पॉपुलर कौन है? B है। तो ये क्या हो गया? इसको इन्होंने समाजमिति विधि के माध्यम से स्पष्ट किया। एक सोशियोग्राम बनाया इन्होंने, पूरा एक ग्राफ बनाया जिसके माध्यम से इन्होंने बताया कि समाज में व्यक्ति किस प्रकार से जो है समाज में अपने आप को स्थापित करता है, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट, छद्म परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है ये। छद्म परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। किसे कहा है? बाल्यावस्था को। बिल्कुल सही जवाब। शैशवावस्था वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल बताया है। किशोरावस्था द्वंद्व, तूफान और तनाव की अवस्था बताया है स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस के माध्यम से। और हमारा जवाब होगा बाल्यावस्था, रॉस के अनुसार छद्म परिपक्वता की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के कारकों की संख्या बताइए। त्रिआयामी सिद्धांत जो कि किसने दिया था? त्रितत्व का सिद्धांत स्पीरमैन के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। स्पीरमैन ने द्वितत्व का और त्रितत्व का सिद्धांत दिया था। ये है त्रिआयामी सिद्धांत जो कि किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3 आयाम इन्होंने बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। 3 आयाम बताए थे और इन तीनों आयामों में कुछ कारक थे। उन कारकों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो संख्याएं निकल के आती है। तो विषय वस्तु जो है उसके इन्होंने कारक बताए थे 4, संक्रिया के इन्होंने बताए थे 5 और उत्पाद के इन्होंने बताए थे 6। इस तरह से इन्होंने 3 ये आयाम बताए थे। और इन कारकों को, फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 पंजे 20 और 20 छक यानी 120, तो आपके 120 निकल के आएंगे। तो इसका मतलब इसमें कारकों की संख्या गिलफोर्ड ने कितनी बताई है? 120 बताई है। यही हमारा सही जवाब है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार।